ओके, मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ. 22 आर प्रेजेंट. So let me start screen share. ओके, तो लास्ट टाइम हमने किया था, हमने दिखाया था वो कुछ स्पेसेस, बना स्पेसेस हैं. हाँ सर, और एलपी अभी नहीं दिखाया था, राइट? अभी हमने दिखाया था आर एन और सी एन. अगर मैं लूँ पीथ नॉर्म, है ना, थोड़ा फिर मैंने तुम्हें घर के लिए होम असाइनमेंट दिया था, बट जनरली मेथड वही था जो हमने किया था. यानी ये वाला नॉर्म एक्स आई रेज पावर पी आई रन्स फ्रॉम 1 to n होल रेज पावर 1 by p. ये जो ये है, इन पे अगर ये नॉर्म इम्पोज करें या फिर ये नॉर्म इम्पोज करें, नॉर्म ऑफ x इज इक्वल टू समेशन सुप्रीमम या मैक्सिमम व्हाटएवर I lying between 1 and n modulus of xi, right? So under these norms, of course p is greater than or equal to 1. ये जो है and tuples of complex numbers and real numbers, they form a Banach space. अब थोड़ा एक कदम और बढ़ते हैं. Let's talk about L infinity. We know that इसका जो norm है, उस पहले n infinity तो है, it's a collection of all bounded scalar sequences, not n tuples, such that xi belongs to k or field. Of course, I is greater than or equal to 1, and साथ में there exists some c positive such that modulus of xi is less than c for all I greater than or equal to 1. So this is a normal linear space, और इसका जो norm है, it is equal to supremum I greater than or equal to 1 of modulus of xi, of course, where x is a bounded sequence, x1, x2, so on and so forth. सर मेरा पीसी डाउन हो गया, मैं सर दूसरे फोन से ज्वाइन करूं, आप मुझे अलग कोई बात नहीं. So I have got, ये है इसका norm for a sequence, for a bounded sequence. This is the norm, and we know that हमने prove किया ये norm है, यानी हम prove कर चुके हैं कि L infinity is a normed linear space. I want to show that it's Banach space. Then I have to think of sequences of sequences. यानी मुझे ढूंढना एक sequence इसकी कैसी हो सकती है. जैसे bounded sequence है तो 1 minus 1 1 minus, ऐसी कोई sequence होगी एक. मतलब it would be जैसे कि मैंने कहा था, real numbers की sequence जो होती है वो तो just okay, real numbers की sequence होती है just real numbers. We've got 1 minus 1 2 7 जो भी है, इस तरह की एक sequence. लेकिन अगर L infinity की sequence होगी, वो तो खुद इसके members जो हैं वो sequences खुद है. So it would be a sequence of sequences. So it would be a sequence of the type से, क्योंकि bounded है 1 minus 1 1 minus, ये एक sequence हो सकती है. फिर दूसरी sequence कोई हो सकती है 0 1 2 3, फिर उसके बाद 0 0 0, बाउंडेड सीक्वेंस चाहिए हमें. इसी तरह से एक मेंबर इसका हो सकता है 1 1 by 2 1 by 3, so on and so forth. मतलब दिस वुड बी अ सीक्वेंस ऑफ सीक्वेंसेस. ये खुद एक टर्म है x1, ये खुद है x2, ये खुद है x3 है. तो फिर हम, जैसा कि हमने लास्ट टाइम किया था, हम कहेंगे कि ये जो यहाँ पे 1 है, इट इज द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द फर्स्ट सीक्वेंस. यानी इसको हम लिखेंगे x11, इसको लिखेंगे x12, जैसा कि हमने इससे पहले किया था. इसी तरह से जैसे जिस तरह से हमने वहां उस पे क्या बोलते हैं, हाँ, जिस तरह से हमने वहां पे किया था, फिर कॉलम्स लिए और फिर कॉलम्स वाली स्केलर सीक्वेंसेस से हमने लिमिट देखा. हमने क्या बोलते हैं इसको, मतलब we evaluated. हाँ बोलो.
मैं बाकी सबको लोग कीजिए। अच्छा मैं देखता हूँ कहाँ गया है वेटिंग रूम हमारा, जस्ट अ मिनट, व्यू, एक मिनट मैं ढूंढता हूँ, इसको पहले रुकना पड़ेगा, कहाँ पे है, इसको अलाउ कहाँ पे करना है, तो नहीं आ रहा है। वेटिंग रूम में है जी सर। तो यहाँ पे वेटिंग रूम किधर है, हाँ आ गया, एक मिनट, इसको मैं कहाँ गया, अभी मैंने वेटिंग रूम के लिए क्लिक किया, वो हो गए इनके, मुझे ढूंढना है उसको, एक मिनट, मेरा अभी नहीं हुआ। वेटिंग रूम तो आया ही नहीं अभी, हाँ आ गया, एडमिट, ओके आ गया, ओके लेट मी गो बैक, आगे सब हाँ सर। गुड। सो मैं कह रहा था जिस तरह से हमने वो सीक्वेंसेस ऑफ एन टपल्स के साथ डील किया, उसी तरह से हम सीक्वेंस ऑफ सीक्वेंसेस के साथ, मतलब मेरी मैं जब कह रहा हूँ तो चलो वो वैसे मैं साथ साथ बताते जाऊंगा, टू प्रूव दैट L infinity is a Banach space, let xn be a Cauchy sequence in L infinity. Okay, by that चलो मैं दूसरे पेज पे जाता हूँ, by that I mean it implies that for any epsilon positive there exists a natural number n naught such that norm of xn minus xm infinity is less than epsilon for all n m bigger than n. ठीक है? Now, what is xn? xn would be a sequence of this type. ये होगा xn यहाँ पे, और यहाँ पे उसका पहली टर्म, फिर xn इसकी दूसरी टर्म, and so on and so forth. इसी तरह से what would be xm? Would be xm की पहली टर्म and xm की दूसरी टर्म, so on and so forth. And you have to remember हमारी सीक्वेंस इस टाइप की है, x1 जो है it is x11, ये हम कर चुके हैं, x12, so on and so forth. दूसरी सीक्वेंस मेरी बनेगी x2, वो भी ये सीक्वेंस है, x दूसरी सीक्वेंस की पहली टर्म, दूसरी सीक्वेंस की दूसरी टर्म, so on and so forth. इसी तरह से यहाँ पे तीसरी भी होगी, x13 भी होगा, x23 भी होगा. Of course there would be infinitely many, countably many. इसी तरह से x3 होगा, x3 की पहली टर्म, x3 की दूसरी टर्म, so on and so forth. तो इसका मतलब है अगर मैं देखूं अब what is xn minus xm? xn will come out to be xni minus xmi, ऐसे में लिख सकता हूँ, है ना? I runs from 1 to infinity, है ना? इस तरह क्या होगा, ये इसके कंपोनेंट्स इस तरह के होंगे. अब हम थोड़ा, तो इसका मतलब ये हुआ अगर इसके कंपोनेंट्स ये है तो ये है एक्चुअली सुप्रीमम I greater than equal to 1, इसके कंपोनेंट्स है xn sub I raised to power I raised to power upper index, xmi is less than epsilon for all n m greater than n naught, which would imply, of course, अगर सुप्रीमम नॉन नेगेटिव नंबर्स का लेस देन एप्सिलॉन है तो इसका मतलब हर कोई होगा, यानी xni minus xmi is less than epsilon for all n m greater than n naught and for all I lying greater than equal to 1. इसका मतलब जब मैं I को फिक्स कर रहा हूँ, I को फिक्स करने का मतलब ये मैं 1 रख रहा हूँ, अगर मैं 1 ही रखूँ I get a column sequence, I get a column sequence of scalars, and by this condition
this column sequence of scalars is becoming very, very small as nm become very, very large. As the index becomes very, very large, that means the lower index 1, 2, 3, they are coming arbitrarily close because epsilon is arbitrary. It means that for each I greater than equal to 1, xni is converge. Cauchy sequence of scalars and hence convergent. या इस तरह से लिखते हैं. Now since k is complete, because k या तो set of real numbers है या complex numbers, therefore there exists some xi belonging to k such that xni converges to xi as n approaches infinity for all I greater than equal to 1. तो अब मुझे स्केलर्स तो मिल गए, लेकिन क्या ये बाउंडेड सीक्वेंस बनाएंगे वो हमें चेक करना है. लेट्स कॉल दिस इक्वेशन 1. जो यहाँ पे है ना ये वाली इक्वेशन, इसका मैंने 1 नाम दे दिया. तो अगर मैं 1 में अब चूंकि xni converges to xi as n approaches infinity, तो n की जगह अगर मैं m कर दूं तो वो भी सही होगा, है ना. तो अगर मैं m को करूं अप्रोच, या सीधे में लिखता हूं, चलो. It implies that for any epsilon positive, there exists natural number n such that xni minus xi is less than epsilon for all n greater than equal to n naught and for all I greater than equal to 1. तो ये है हमारा convergence का idea. So it implies that, furthermore, it implies that, what does it imply? लिख सकते हैं ऐसे. Anyways, for all n greater than equal to naught. पहली बात तो ये, इसका मतलब ये जो ये सीक्वेंस है ये कन्वर्ज करेगी 0 को, या मैं वैसे कर सकता हूँ, या फिर मैं इस तरह से ले सकता हूँ, क्योंकि for all I है, I can write supremum I greater than equal to 1 xni minus x is less than epsilon for all n greater than n naught, which implies that norm of xn minus x is less than epsilon for all n greater than equal to n naught, which implies that, हाँ ये मुझे बताना है मेरा x क्या है, where xn तो पता है क्या है, लेकिन x is this x1 x2 so on and so forth. तो पहले तो ये हो गया कि it implies that xn converges to x as n approaches infinity. The question is, does x belong to, है ना. अब सवाल होता है ना कि ये तो कन्वर्ज करता है, does x belong to L infinity. वहां पे ये सवाल नहीं उठता था. क्यों? क्योंकि जैसे ही कोई भी n टपल Rn के अंदर ही होगा, लेकिन कोई भी सीक्वेंस L infinity के अंदर नहीं हो सकती. जब हमने Rn Cn किया ना, यहाँ पर हमारा प्रूफ खत्म हो जाता था, क्योंकि यहाँ पे एक n टपल होता था और हर कोई n टपल Rn Cn में रहता है, लेकिन सारी की सारी सीक्वेंसेस L infinity में नहीं रहती. L infinity में खाली रहती है बाउंडेड सीक्वेंसेस. हाँ, है ना. ठीक है ना. गुड, वेरी गुड. तो वंस दैट इज क्लियर, लेकिन यहाँ पे हमें एक चीज एडवांटेज है, इजी हम कर सकते हैं. अगर मैं इसको मान लूं इक्वेशन 2, बाय इक्वेशन 2 xn minus x belongs to L infinity. Why? क्योंकि it is bounded है ना. Actually it's a convergence, it converges to 0, therefore convergence sequence is bounded. ये ना ये वाली sequence, it is less than epsilon for all n bigger than equal to n naught. तो अगर मैं लूंगा पहले x1 minus x, ठीक है ना, कंपोनेंट्स इसके, तो या यहाँ पर भी कर सकते हैं. एनीवे चलो मैं ऐसे 2 लेता हूँ. 2 इसको नहीं देखो, वो बेटर है. तो चूंकि सारे के सारे कंपोनेंट्स बाउंडेड है, इसका मतलब ये सीक्वेंस जो है इट बिलोंग्स टू L infinity. नाउ
xn तो है ही L इंफिनिटी में, तो x माइनस xn माइनस x जो है नहीं xn माइनस also belongs to L infinity because L infinity is it's a vector space. अब xn उसमें belong कर, क्योंकि हमने ली है Cauchy, xn क्या है, xn is a Cauchy sequence inside L infinity, so सारे के सारे xn L infinity में belong करते हैं। तो अब अगर यहाँ से हमें साबित हुआ, मतलब इस इक्वेशन से एक्चुअली साबित हुआ कि ये जो ये सीक्वेंस है ये L infinity में belong करती है, तभी तो इसका नॉर्म हम इवैल्यूएट कर सकते हैं। ओके, तो अब चूंकि xn L infinity में है, ये भी L infinity में है, तो इनका डिफरेंस भी L infinity में होगा, because it's a vector space. लेकिन अगर मैं इसको इवैल्यूएट करूं, it is just x belongs to L infinity, है ना? So xn converges to x belonging to L infinity, which implies that L infinity is a Banach, is complete. Yeah, is complete. Okay. अब हमारे बहुत सारी कंप्लीट स्पेसेस निकल रही हैं, तो लेट्स स्टार्ट विद LP. LP है p to power summable sequences, यानी ऐसी सीक्वेंसेस, अब तुम्हें पता ही है कौन सी सीक्वेंसेस है। हाँ, इस पे जो नॉर्म है, मतलब चलो इसे मैं एक्सरसाइज कर सकते हैं हम। शो दैट LP is a complete the Banach space. सर ये मैं की थी ट्राई, बट मुझे लास्ट पे आया नहीं इसको कैसे करना था। अच्छा, तुमने ट्राई की, बहुत अच्छी बात है। चलो फिर करते हैं थोड़ा सा इसको हम अब जल्दी से करेंगे, है ना, क्योंकि अब हमने बहुत सारी प्रैक्टिस हो गई हमारी, हाउ टू डील विद सीक्वेंसेस ऑफ सीक्वेंसेस। ओके, नाउ शो दैट LP, नो वी LP इज अ नॉर्मल लीनियर स्पेस, ये तो हम कर ही चुके हैं, है ना। हाँ सर। अब टू शो दैट इट्स कंप्लीट, जैसा कि हम करते हैं, LP इज कंप्लीट let as usual xn be a Cauchy sequence. This would imply in LP. This would imply for any epsilon positive, there exists a natural number n naught such that norm of xn minus xm pth norm is less than epsilon for all n m greater than n naught. This is definition. Which by the definition of the norm, क्योंकि norm जो है norm of x l pth norm जो होता है वो है summation modulus of I raised to power p, I runs from 1 to infinity whole raised to 1 over p. हाँ, तो यहाँ पे चूंकि इसके कंपोनेंट्स ऊपर के इंडेक्स से डिनोट होते हैं, it would imply this xni minus xmi, है ना, I runs from 1 to infinity whole raised power p whole raised power 1 by p is less than epsilon for all n m greater than n naught, which would imply summation I runs from 1 to infinity. Of course यहाँ पे p is greater than equal to 1, that's assumed, है ना, क्योंकि फिर ये नॉर्मल लीनियर स्पेस नहीं है अगर p less than 1 है. This means xni minus xmi raised to power p is less than epsilon for all n m greater than n naught. Okay, अब फिर से वही बात है, अगर sum less than epsilon raised to power p, अगर sum of positive numbers is less than some number, then each of the numbers in the sum is less than epsilon. Is less than the same number. यहाँ पे epsilon नहीं है, लेकिन यहाँ पे होगा epsilon raised to power p for all n m greater than n naught and for all I bigger than equal to 1. यहाँ epsilon raised to power p है, और that would imply xni minus xmi is less than epsilon for all n m greater than n naught and for all I greater than equal to 1, है ना। ये फिर से वही बात हो गई, it implies that for each I greater than equal to 1, वही ना कॉलम सीक्वेंसेस बन रही है यहाँ पे, है ना।
So you have a sequence of sequences. So फिर तुम column do you get sequences of numbers? So this is a sequence of numbers. xni is a Cauchy sequence in K, and since K is complete, it must converge to some xi belonging to K, which implies for any epsilon positive and for all I greater than equal to 1, not really, there exists a natural number of that modulus of x and I minus xi is less than epsilon for all n greater than n naught and for all I, है ना? हाँ सर। लेकिन अब थोड़ा सा दिक्कत है जब मैं ये लिख रहा हूँ ना, मैं ठीक है चलो चलेगा, लेकिन इसमें थोड़ी सी मतलब एक पॉइंट ये है, ये जो एप्सिलॉन होगा इट वुड बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट आईज, इट नीड नॉट बी द सेम, ठीक है ना, बस इतना ही, बट चलेगा, मतलब अगर तुम वो दिमाग में रख लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, वंस दैट इज ट्रू, अब मैं इसको ऐसा करना चाहूंगा, मैं इसको लिखूंगा एप्सिलॉन बाय n raised power 1 by p, just to make it a little easier to handle, ठीक है जी। फिर मैं इसको फिर सम करना चाहता हूँ, और अगर मैं सम करूं, चलो ऐसे करते हैं, इसको रब करता हूँ मैं, मतलब ये बाउंड ऐसा लेना है, मतलब ये जो एप्सिलॉन है इट कुड बी एनी पॉजिटिव नंबर, क्योंकि कन्वर्ज करता है तो दिस इज ट्रू फॉर एनी पॉजिटिव नंबर। अब मैं पॉजिटिव नंबर को एडजस्ट कर सकता हूँ, अगर मैं इसको लूं एप्सिलॉन, फिर मैं रेज टू पावर अगर p करूंगा, तो मैं चाहता हूँ जो जब मैं रेज टू पावर p करूं और वो सम लूं तो उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है ना। अब उसका ये तरीका होगा 2 रेज टू पावर i लेना और उसका pth रूट लेना, आई थिंक दैट शुड बी सफिशिएंट। ओके, तो अगर मैं यहाँ रेज टू पावर p करता हूँ, हाँ चलेगा, अगर नहीं भी होगा तो हम बाद में इसको एडजस्ट कर सकते हैं, इट्स नॉट एन इशू। नाउ दिस इज ट्रू, तो इट इंप्लाइज दैट समेशन x n, पहले तो इसको रेज पावर p करते हैं, इट इंप्लाइज दैट x n I माइनस x I, मैंने 2 लिया, 2 तो ये क्या होगा, देखो ये होगा 2 स्क्वायर, हाँ ठीक है चलेगा। देखो पहले तो आएगा एप्सिलॉन 1, तो ये आएगा, देखते हैं अगर कोई दिक्कत होगी तो यहाँ पे एडजस्ट कर। सो अगर मैं इट इज लेस देन एप्सिलॉन रेज पावर p इनटू 2 रेज टू पावर i, ठीक है ना, तो इट मीन्स दैट समेशन x n I minus xi raised to power p is less than summation I runs from 1 to n epsilon raised to power p divided by 2 raised to power I। हाँ मैंने बोला ना इसको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ i माइनस 1 ले रहा हूँ, ठीक है ना, हाँ तो i माइनस 1 लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर भी i माइनस 1 आएगा, यहाँ पर i माइनस, वो इसलिए से देखो ये होगा एप्सिलॉन रेज फॉर p कॉमन, I runs from 1 to infinity, I runs from 1 to infinity, so I have summation I runs from 1 to infinity 1 by 2 I raised power minus 1, तुम्हें पता है ये क्या बनेगा, अब अगर I को 1 देंगे ये आएगा 2 raised power 0, so it is 1, फिर आएगा I को 2 देंगे तो 1 by 2 plus 1 by 4 plus so on and so forth, तुम्हें पता है इसका लिमिट क्या है, 0, नो इसका लिमिट 2 है ना, इट्स अ ज्योमेट्रिक सीरीज है ना, it is 1 divided by 1 minus 1 by 2, a divided by 1 minus r, हम 1 by 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, आएगा 1 by 8, इट्स अ ज्योमेट्रिक सीरीज जिसका कॉमन रेशियो है 1 by 2, है ना, तो ये 2 आएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ ये 1 आए, तो मैं क्या करूंगा, ये -1 गलत, मैंने जो पहले लिखा था वही ठीक,
2 रेज पावर I जब लेंगे ना तो ये बन जाएगा ये. What is 1/2 plus 1/4 plus 1/8 as a series? इसका है फर्स्ट टर्म a डिवाइड, है ना, कॉमन, तुम्हें पता है ना ज्योमेट्रिक सीरीज को कैसे ऐड करना है. उसका फॉर्मूला है a डिवाइडेड बाय 1 माइनस r. पहली टर्म 1 है तो इट इज 1 माइनस 1/2 क्योंकि इसका कॉमन रेशियो भी 1/2 है. सो इट इज 1/2 by 1/2 क्योंकि मैं ये 1 लाना चाहता था इसीलिए मैं इसको एडजस्ट करना चाहता था. सो इट इज एक्चुअली इक्वल टू एप्सिलॉन रेज़ पावर p. अब ये ज्यादा मुश्किल नहीं है, ये तुम खुद सोच सकते हो ना, वंस यू डू द प्रैक्टिस. तो 2 रेज़ पावर आयोटा ही है यहाँ पे. हाँ, 2 रेज़ पावर I आयोटा नहीं. ओके, सो इट इंप्लाइज दैट, इससे हमें क्या मिला. पहली बात तो ये है कि ये जो है, चलो इसको 1 लिख लो. इसका मतलब ये पीथ पावर समेबल सीक्वेंस है यहाँ पे, क्योंकि ये लेस देन सम नंबर है ना. ये जो मैंने कंपोनेंट्स लिए ना यहाँ इस सीक्वेंसेस के, ये रेज्ड पावर p जब करते हैं ना, इट इज लेस देन सम एप्सिलॉन रेज्ड पावर p. तो इसको 1 रखते हैं हम ऐसे ही. और अगर मैं रेज होल रेज्ड पावर 1/p कर दूं तो इसका मतलब मिलेगा, चलो हाँ, तो इट वुड बी xni minus xi raised power p whole raised power 1/p is less than epsilon for all n. I runs from 1 to infinity. That's no. Which would imply that xn minus x is less than epsilon for all n greater than n naught, where x is the same thing as x1, x2, so on and so forth. Now by first, तो इसका मतलब क्या हुआ. पहली बात तो ये है कि xn converges to x. Right now we have to show that x belongs to LP. लेकिन अगर मैं लूं by first, ये जो इक्वेशन यहाँ पे है, इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है ये p पावर समेबल है. तो by first xn minus x belongs to LP and hence x equal to xn minus x क्योंकि वेक्टर स्पेस है, belongs to LP and therefore LP is complete. It's a Banach space. अभी काफी सारी एग्जांपल्स हो गई है ना. हाँ सर. Now let's come to the function space. देखो फंक्शन स्पेसेस में अब एक ही फर्क है. फंक्शन स्पेसेस में ऑलमोस्ट सब कुछ सेम ही है. क्यों? क्योंकि जब मैं Rn की बात कर रहा हूँ, NCn की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, I can think of Rn as a function from 1, 2, 3 up to n, this set n टपल्स को हमेशा मैं सोच सकता हूँ, किसी भी n टपल को as a function from this to R. इसी तरह से Cn को भी मैं ऐसे ही सोच सकता हूँ, from this to C. और किसी भी सीक्वेंस को मैं सोच सकता हूँ a function from 1, 2, 3 up to so on to R. So this is an n tuple. This is a sequence. So ये भी फंक्शन है. अब इस फंक्शन में रेस्ट्रिक्शन क्या है. देखो, जो डोमेन हो ना उससे ज्यादा रेंज नहीं हो सकती. जितनी बड़ी डोमेन हो किसी सेट की, ठीक है ना, उससे ज्यादा उसकी रेंज नहीं हो सकती, है ना. क्योंकि फंक्शन जो यहाँ है ना डोमेन, ये ऐसे नहीं हो सकती ना. इसकी रेंज तभी बढ़ेगी ना जब ऐसे कुछ हो जाए. लेकिन ये तो फंक्शन ही नहीं होती अगर एक एलिमेंट के 1 से 2 इमेजेस होंगे. तो ज्यादा से ज्यादा इसकी इमेजेस कितनी होंगी. अगर 1 to 1 होगी, इसकी ज्यादा से ज्यादा हो सकती है मैक्सिमम रेंज n, है ना. इसकी मैक्सिमम रेंज हो सकती है LF0, the cardinality of the set of natural numbers. अब अगर जनरल कोई फंक्शन हो f from से R या 0, 1, यानी उसकी जो रेंज होगी, मैं जब कहने की कोशिश कर रहा हूँ, जनरल जब हम फंक्शन सोचते हैं ना फ्रॉम इंटरवल या फ्रॉम f from R to R या R to C, इन फंक्शंस में जो रेंज होगी ना वो होगी एटलीस्ट द कार्डिनैलिटी ऑफ द डोमेन. और चूंकि ये अनकाउंटेबल है, इन दिस केस
मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी तक जो हमने किया वो भी फंक्शन स्पेस ही थी, लेकिन उस फंक्शन स्पेस में ये था कि उसकी रेंज काउंटेबल थी, तो हम उसकी रेंज को लिख सकते थे ऐसे x1 x2। एक्चुअली रेंज है उस फंक्शन की, जो ना वैल्यूज वो एज्यूम करती है, हम उसको इस तरह से लाइन में लिख सकते थे। लेकिन जब हम फंक्शन स्पेसेस, नाउ इफ आई टॉक अबाउट अ कंटीन्यूअस फंक्शन फ्रॉम 0 1 to k, अब इसकी जो रेंज होगी वो एटलीस्ट उतनी ही होगी जितनी, मतलब 0 1 में एलिमेंट्स है वो अनकाउंटेबल होगी, तो उसको मैं इस तरह से सेट की तरह नहीं लिख सकता, उसको मैं लाइन में एज अ सीक्वेंस नहीं लिख सकता, यहाँ पे लिख सकता था सीक्वेंसेस और इंटरवल्स में। तो मेरे कहने का मतलब है अभी तक हम जो कर रहे थे वो भी फंक्शन ही थे, सिर्फ थोड़ा सा उसकी जो रेंज है वो छोटी होती थी, और यहाँ पे वैसा कुछ नहीं होगा। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट, मैं इसकी बात करूंगा C01. It is the class of functions f, actually चलो 01 के बजाय मैं लेता हूँ ab just to make a little easier। तो ab एक इंटरवल है, इंटरवल पता है ना, मैं ले रहा हूँ collection of all functions from a to b to the field k, which could be either real numbers or complex numbers, such that f is continuous। यानी ऐसी सभी फंक्शंस जिनकी डोमेन है इंटरवल ए बी और जिनका रेंज है फील्ड के और वो कंटिन्यूअस, और इन पे मैं एक वेक्टर स्पेस ऑपरेशन डिफाइन कर सकता हूं कि f1 प्लस f2, जैसे कि तुम्हें पता ही है, x इज इक्वल टू f1 ऑफ x प्लस f2 ऑफ x, और जो मेरा अल्फा f1 जो फंक्शन है defined on x would be alpha times f1 of x. Under these operations CAB is a vector space, है ना। वेक्टर स्पेस क्यों है? क्योंकि अगर f1 f2 कंटिन्यूअस है तो उनका सम जो है, सम ऑफ टू कंटिन्यूअस, वो भी कंटिन्यूअस होगा, और जो ये स्केलर मल्टीपल होगा वो भी कंटिन्यूअस, ये भी कंटिन्यूअस होगा। बिल्कुल सही। सो इट अ वेक्टर स्पेस। अब मैं इस पे डिफाइन करने की कोशिश करूंगा एक नॉर्म, ठीक है ना। तो CAB मेरा है, चलो मैं फिर से लेता हूं, it is a function f from a to b to the field k such that f is continuous. Okay, let us see, इसमें हम नॉर्म डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। I know something, अगर कोई फंक्शन फ्रॉम ए क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल है ना, अगर वो कंटिन्यूअस है, it implies that f is bounded. Every continuous function on a closed and boundary interval is bounded. तो ये तुमने किया होगा मुझे लगता है बहुत पहले, एक्चुअली किसी क्लास में। Every continuous function on a closed and bounded interval, in general every continuous function on a compact set is bounded. मतलब बाउंडेड का मतलब क्या होता है? बाउंडेड का मतलब होता है इसकी रेंज, इट्स रेंज इज अ बाउंडेड सेट। रेंज का मतलब होता है कि अगर मैं सारे के सारे टी लूं ए बी में, है ना, एफ ऑफ टी का जो सेट होगा, यानी ये सेट एफ ऑफ टी सच दैट टी बिलोंग्स टू ए बी, मतलब मैंने डोमेन के सारे एलिमेंट डाल दिए, फिर रेंज को इवेलुएट किया, दिस इज रेंज ऑफ एफ, रेंज ऑफ एफ ये है, सो दिस इज अ बाउंडेड सेट। इसका मतलब बाउंडेड का मतलब ये हो गया, so therefore there exists some c positive such that f of t in modulus is less than c for all t belonging to ab, ठीक है। yeah. तो अब अगर ये बाउंडेड सेट है, एवरी बाउंडेड सेट ऑफ रियल नंबर्स, चूंकि ये बाउंडेड सेट है और मॉडुलस है तो रियल नंबर्स है, has a supremum, so I define norm of f to be supremum
over T belongs to AB. अब नहीं है वो, क्योंकि वो 1 2 3 4 नहीं है, अब इट इज अनकाउंटेबल सेट पे हम ले रहे हैं सुप्रीमम, और वो एग्जिस्ट करता है बिकॉज एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन अ क्लोज बाउंडेड इंटरवल इज। तो ये जो है, ये नॉर्म की प्रॉपर्टीज सारी की सारी सेटिस्फाई करती है। सो अगर मैं इसको यहाँ रब करूँ अब, तो ये तो था, मतलब थोड़ा सा हम पीछे गए कि क्यों ऐसा होगा, ये सुप्रीमम एग्जिस्ट क्यों करेगा। सो इट डिफाइंस अ नॉर्म। तो क्या हम प्रूव कर सकते हैं इट डिफाइंस अ नॉर्म? बहुत इजी, इसको नॉर्म प्रूव करना तो सबसे ज्यादा इजी है। मैं क्या कर रहा हूँ, ओके, तो इसको हम नॉर्म प्रूव कर सकते हैं। वो ऐसे कि पहले तो ये है कि इट इज नॉन नेगेटिव, ऑब्वियसली मॉडुलस है, मॉडुलस इज ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर, और उनमें भी जो सुप्रीमम है उसका सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स का जो सुप्रीमम होगा वो भी नॉन नेगेटिव होगा। सो देयरफॉर norm of f is clearly greater than equal to 0। अब अगर norm of f 0 है, ठीक है ना, तो it would imply, इसका मतलब ये बनता है कि supremum over t belonging to AB modulus of f of t is equal to 0। अगर सुप्रीमम नॉन नेगेटिव नंबर्स का 0 है, ये तभी मुमकिन है जब सारे के सारे 0 है ना। इसका मतलब f of t is equal to 0 for all t belonging to AB, which would imply that f of t is equal to 0 for all t belonging to AB, जिसका मतलब है f is the additive identity। additive मतलब इसको हम फिर लिखते हैं ऐसे, जब हमें लिखना हो ना f of t is equal to 0 for, हम simply लिखते हैं f is equal to 0, मतलब it is the zero function, it is the zero function, it sends everything to 0, यानी which मतलब इसका मतलब है zero function का मतलब है f is additive identity ऑफ, ये अभी शायद बंद हो जाए तो फिर से ज्वाइन कर लेना, ऑफ CAB। और फिर क्या हुआ, ये तो हो गया। अब इसी तरह से अल्फा इंटू एफ जो होगा वो होगा सुप्रीमम ओवर t बिलोंग्स टू 0 1 बाय डेफिनेशन। ये फंक्शन है अल्फा f of t which is the same thing as supremum by definition of the scalar multiplication modulus alpha into f of t। अब चूंकि ये नंबर्स है तो दिस वुड बी सुप्रीमम t belongs to AB modulus of alpha into f of t, क्योंकि modulus of x y is equal to modulus of x into modulus of y for any numbers। तो चूंकि इसका t के साथ कोई कनेक्शन नहीं, मैं इसको लिख सकता हूँ modulus of alpha into supremum t belongs to AB modulus of ft which is equal to modulus of alpha into norm। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करता है। मुझे लगता है ये बंद होगा, मैं इसको बंद करता हूँ।